प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 की तैयारी में लगे हुए हैं, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, पीएम मोदी का कहना है कि उनके लिए गरीब, किसान, महिला और युवा 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। इन्हीं 4 अमृत स्तंभों पर विकसित भारत का संकल्प टिका है और मोदी इन सभी को सशक्त करने में लगे हैं। इसी के तहत पीएम ने एक बार फिर से देश भर के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया, मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी है। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पीएम ने रोजगार मेले में वर्चुअली ये पत्र बांटे हैं। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया और सरकार का तेजी से भर्ती प्रक्रिया पर जोर इसी तरह से जारी रहेगा। 2014 में देश के युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा कर सत्ता संभालने वाले पीएम मोदी हर महीने सरकारी नौकरी की बरसात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात देने के साथ रोजगार मेले की शुरुआत की थी और 14 महीने के अंदर ही मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। अब ये सभी युवा केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में अपनी सेवा देकर देश के विकास को रफ्तार देंगे। ज्वाइनिंग लेटर देते हुए पीएम मोदी ने इन युवाओं को शुभकामनाएं दी और सफलता का मंत्र भी दिया। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में है। पीएम मोदी ने पिछले महीने नासिक में कहा था कि देश का अंदाज और मिजाज दोनों युवा है और मोदी अब इन्हीं युवाओं के सहारे 24 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने 2024 जनवरी को नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया था और अब रोजगार मेले में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी है। अब एक युवा के परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य हैं तो यह संख्या 4 लाख से ज्यादा हो जाती है। अब आपको यह भी बता देते कि मोदी जिन युवाओं को नौकरी का लेटर दे रहे हैं वो काम कैसे करेंगे। चयनित युवाओं को कर्मयोगी के तहत ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद इन सभी युवाओं की तैनाती की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में इन्हें नौकरी मिली है। मोदी 2.0 का ये 12वां और आखिरी रोजगार मेला था। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 2014 से ही युवाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। यूपीए सरकार से 1.5% ज्यादा युवाओं को रोजगार दिए गए हैं और भारत आज अपने युवाओं के कौशल पर जितना निवेश कर रहा है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति देने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब सरकार न सिर्फ रोजगार दे रही है बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बना रही है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी कामयाबी की करते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जवानों को मौत के मुंह से निकाला। कहानी बड़ी दिलचस्प है, आपको डिटेल से बताता हूं। बात सबसे बड़ी खबर की, कतर में नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन जिनको सजा मिली थी वो भारत लौट आए और यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए आज और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ये वो जवान हैं, वो पूर्व सैनिक हैं जिन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी कतर के अंदर, लेकिन अब ये वापस आ चुके हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की कूटनीति की वजह से, भारत की कूटनीति की वजह से। डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आप देखिए। सभी पूर्व नौसैनिक जब भारत पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर थी। अपनी मातृभूमि पहुंचे तो भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे।
भारत पहुंचने पर नौसैनिक कितने खुश हुए, मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत माता की जय, 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 भारत माता। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। कतर से लौटे पूर्व सैनिकों का भी कहना है कि बिना मोदी के उनकी वापसी नामुमकिन थी। जो बात अभी आपने सुनी और ये बात ठीक भी है, जब कतर ने इन 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई तब लोग सवाल पूछ रहे थे कि मोदी सरकार इन्हें बचा क्यों नहीं लेती है, मोदी सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले आती है, मोदी सरकार इन्हें सेव क्यों नहीं कर लेती है, और क्या इनकी वतन वापसी मुमकिन हो पाएगी। लेकिन मोदी बोलते नहीं है, मोदी करके दिखाते हैं। नतीजा सबके सामने है। मोदी सरकार की कूटनीति और रणनीति कैसे काम आई, कैसे इन्हें बचाया गया, यह जानना बहुत जरूरी और दिलचस्प भी है। अगस्त 2022 की बात है। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने इन सबको फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद भारत ने इस मामले में पैरवी जोरदार तरीके से की, वो भी बगैर किसी शोर शराबा के। कतर में भारत के राजदूत की कई बार मीटिंग हुई और इसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं किया गया, क्योंकि कूटनीति के लिए यह सब जरूरी था। पूर्व नौसैनिकों के परिवार के सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लिया गया और उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार अपडेट भी दिया जा रहा था। मामला सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा। दिसंबर में दुबई में हुए COP28 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कतर के राष्ट्र प्रमुख शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की मुलाकात हुई। इन दिनों यह मुलाकात काफी चर्चा में भी रही थी। कुछ दिनों के बाद इस मुलाकात का असर आया। 28 दिसंबर को कतर की ऊपरी अदालत ने इन सभी की फांसी की सजा रद्द कर दी, लेकिन सजा खत्म नहीं की, सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन भारत के दबाव, मोदी की दोस्ती और कूटनीति की वजह से कतर ने सभी पूर्व सैनिकों को रिहा करने का ऐलान किया और सबको सेफ एंड साउंड भारत पहुंचा दिया गया। तो यह पूरी कहानी थी। यह पीएम मोदी की कूटनीति का ही असर है कि कतर को भारत की बात माननी पड़ी। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि कतर भारत के दुनिया में बढ़ते कद को देखते हुए खुद की छवि खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि पूर्व सैनिकों की रिहाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोवाल ने भी काफी अहम भूमिका निभाई। कूटनीति से जुड़ा मोर्चा एस जयशंकर ने संभाला, वहीं भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत का सारा जिम्मा डोवाल ने उठाया। बताया जाता है कि फांसी की सजा के फैसले के बाद डोभाल 2 से 3 बार कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर गए और इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2014 की संधि को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल भारत और कतर के बीच एक संधि हुई जिसमें यह तय किया गया था कि अगर किसी वजह से दोनों देशों के नागरिकों को उनके देश में सजा मिलती है तो वह अपने देश जाकर सजा काट सकते हैं, और अगर कतर भारत की बात नहीं मानता तो इस संधि को भी प्लान बी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सच तो यह है कि मोदी के कार्यकाल में भारत और मुस्लिम देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। 13 फरवरी को पीएम मोदी यूएई की यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन ताजा खबर यह आ रही है कि मोदी यूएई के बाद 14 फरवरी को कतर के दौरे पर भी जाएंगे, जहां भारत और कतर के बीच कई बायलैटरल समझौते हो सकते हैं। अभी भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 बिलियन का हो चुका है। अब पीएम मोदी की यात्रा पूर्व सैनिकों की रिहाई के बाद हो रही है। ऐसे में यह बहुत खास रहने वाला है। विदेश सचिव विनय मोहन ने इसे लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Completing his visit on 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar.
दुनिया में फंसे भारतीयों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आगे आए हैं। इसकी तस्वीरें हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखी, हमने इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में भी देखी, अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे के दौरान भी हमने ये तस्वीरें देखी, जब भारतीयों को न सिर्फ सेफ एंड साउंड निकाला गया, बल्कि भारतीयों के साथ साथ बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को भी भारत के झंडे के तले, भारत के बैनर के तले खतरनाक खतरे वाले इलाके से निकालकर सुरक्षित लाया गया।